राजस्थान की एक सीट अंताबारा मांगरोल पर हो रहे उपचुनाव में कल यानी कि 11 नवंबर को मतदान होना है और मतदान के लिए पूरी तैयारियां हो गई है। उधर इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और नरेश मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और दोनों पार्टियों की ओर से जहां प्रमुख नेताओं ने पूरा जोर लगाया है, वहीं निर्दलीय नरेश मीणा ने भी क्षेत्र में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो यह चुनाव पूरी तरह से जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जातियों के बीच से निकलकर आने वाला वोट इस चुनाव को डिसाइड करने वाला है। दरअसल उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के कारण विधायकी खोनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, इसके कारण उनकी विधायकी चली गई और अंताबारा मांगरोल विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। इस उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पूर्व मंत्री और यहां से लगातार चुनाव लड़ने वाले प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा की ओर से काफी कशमकश करने के बाद में नए उम्मीदवार मोरपाल सुमन पर दांव खेला गया, लेकिन अचानक नरेश मीणा ने एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर यहां पर ताल ठोक दी और नरेश मीणा ने 23 महीने में यह तीसरा चुनाव है जो निर्दलीय के तौर पर लड़ा है। सबसे पहले 2023 का आम चुनाव जब हुआ तब नरेश मीणा छबड़ा से चुनाव लड़े और 40,000 से ज़्यादा वोट ले आए। उसके बाद में देवली उनियारा का उपचुनाव हुआ, तब नरेश मीणा ने फिर चुनाव लड़ा और वहाँ से 60,000 के करीब वोट लेकर आए। अब यह तीसरा चुनाव है जिसमें नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है। ऐसे में यह चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष वाला बन गया है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में नरेश मीणा क्या कर पाएंगे यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में भाजपा के लिए पहले काफ़ी स्थितियां कमज़ोर लग रही थी, लेकिन फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई मंत्रियों, विधायकों ने यहाँ डेरा डाला और भाजपा की कमज़ोर होती स्थिति को संभाला है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अशोक चांदना जो इस क्षेत्र में चुनाव प्रभारी भी बनाए गए, प्रहलाद गुंजल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने डेरा डाला और डेरा डालकर यहाँ कांग्रेस के पक्ष में पूरी ताकत लगा दी। वहीं नरेश मीणा के लिए यहाँ बाहर से आए हुए युवाओं की बड़ी टीम लगातार काम कर रही थी। नरेश मीणा ने इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान माहौल बनाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को अपनी सभा में बुलाया, आपके सांसद संजय सिंह को बुलाया, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को बुलाया और माहौल बनाने में नरेश मीणा ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या यह माहौल उन्हें वोट दिलाने में कामयाब होगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे चुनावी क्षेत्र में घूमने के बाद और तमाम समीकरण समझने के बाद, जातिगत स्थितियां देखने के बाद लगता है कि चुनाव अंत में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सिमट चुका है और मुकाबला बेहद नज़दीकी है, जिसमें हार जीत का अंतराल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। दरअसल भाजपा के लिए सीट इसलिए प्रतिष्ठा की है क्योंकि कंवरलाल मीणा भाजपा के विधायक थे और उनकी विधायकी जाने के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। ऐसे में भाजपा इस सीट को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 2023 का चुनाव जो था वह कंवरलाल मीणा से हार गए थे। ऐसे में अब कांग्रेस इस सीट पर वापसी करना चाहती है और अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो फिर विपक्ष भाजपा सरकार के 2 साल होने पर उस पर और ज़्यादा हमलावर हो जाएगा। वहीं नरेश मीणा अपनी भाषा शैली, अपने बयानों के कारण इस क्षेत्र में ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं और यह भी तय है कि मीणा चूंकि पिछले चुनाव में कंवरलाल मीणा भाजपा उम्मीदवार थे, उनके साथ थे और अब मीणा वोटों का अधिकांश हिस्सा नरेश मीणा के खाते में जाएगा। वहीं
धाकड़ वोट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धाकड़ हमेशा से यहाँ पर भाजपा को वोट करते रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि धाकड़ समाज का वोट इस बार बड़ी संख्या में नरेश मीणा के खाते में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा को बड़ा डेंट हो सकता है। वहीं भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है, जो माली जाति के हैं। अनुसूचित जाति के बाद में अगर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वोट हैं तो वे माली मतदाताओं के हैं। ऐसे में मोरपाल सुमन के पक्ष में माली लामबंद है। हालांकि कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के खाते में भी जाएगा। वहीं सवर्ण जातियों का झुकाव कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के पक्ष में है। अनुसूचित जाति जो कांग्रेस की परंपरागत वोटर है वह भी साथ नजर आ रही है। वहीं राजपूत यहाँ 9,500 के आसपास हैं, वे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं जाट भी 7,000 के आसपास वोट हैं, उनमें भी बंटवारा है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। वहीं नरेश मीणा एक की फैक्टर साबित होंगे कि वे आखिरकार किसके वोट काट रहे हैं और किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह तो तय है कि नरेश मीणा जीत के नज़दीक पहुंचेंगे तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तभी ऐसा संभव है। हालांकि क्षेत्र में माहौल बनाने में नरेश मीणा ने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन माहौल बनाना और वोट हासिल करना दो अलग अलग बात है। वैसे भी कांग्रेस और भाजपा के पास में खुद का संगठन है तो बूथ के लिए कार्यकर्ता है, नेता हैं, लेकिन नरेश मीणा के पास में इंडिविजुअली युवाओं की ताकत नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका चुनाव एक जाति का चुनाव होकर सिमटता दिख रहा है। इसके बावजूद नरेश मीणा ने दोनों पार्टियों के लिए मुश्किलें तो बना रखी है और समझ नहीं आ रहा कि किस पार्टी का कितना वोट वे तोड़ रहे हैं और किसको कितना ज़्यादा डेंट कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया 5वां चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 2 चुनाव उन्होंने जीते और 2 चुनाव हारे हैं। ऐसे में उनका ये 5वां चुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मोरपाल सुमन को जब टिकट दिया था तो वे शुरू से बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में बड़े नेताओं की एंट्री, खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ चुनाव में इंटरेस्ट लिया और प्रदेश अध्यक्ष को लगाया। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई तो भाजपा का चुनाव का प्रचार जो है अचानक तेजी पकड़ गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी और साथ में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अशोक चांदना ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के पक्ष में लगातार यहाँ प्रचार किया है। और अशोक चांदना ने यहाँ का चुनाव इस तरह से लड़ा है जैसे वे खुद उम्मीदवार हों, यानी कि कुल मिलाकर इस चुनाव में कई रंग देखने को मिले हैं और इन रंगों के बीच में अब कल मतदान होना है और इस मतदान में मतदाता किसके पक्ष में ज़्यादा जाने वाले हैं यह कल समझ में आएगा। लेकिन इस रोमांचक चुनाव का नज़ारा कुछ अलग सा है।